वेद सूर्य का, अमृत चंद्र का, ज्ञान शारदा का, शक्ति शिव की, स्नेह माँ का, त्याग दधीची का, गुण राम की, भक्ति नानक की, नीति कृष्ण की, दया महावीर की, प्रतीक्षा प्रताप की, चरित्र शिवा का। नमस्कार, जेन नेक्स्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ वर्तिका नंदा। अभी जिन गुणों की बात की गई उसकी कामना सभी करते हैं, और अगर मीडिया की बात हो तो इन गुणों के साथ, इन बातों के साथ लगाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और ब्रॉडकास्टिंग डे पर तो उम्मीदों का आसमान को छू लेना लाजमी है। पुरानी है, बात है 1947 की और दिन 12 नवंबर। ये दिन भारतीय इतिहास में एक खास दिन है, इसलिए क्योंकि इस दिन पहली बार महात्मा गांधी ब्रॉडकास्टिंग हाउस में आए और उन्होंने कुरुक्षेत्र कैंप के रिफ्यूजीज के लिए एक लाइव ब्रॉडकास्ट किया। इस दिन को 2001 से ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में मनाया जाता है। जाहिर है ब्रॉडकास्टिंग डे के साथ बहुत सारे सवाल जुड़े हैं। बहुत सारे सवालों की भी आज का ये एपिसोड भी खास एपिसोड है, क्योंकि हमारे साथ हैं खास मेहमान। हमारे साथ हैं श्री एस गिल। आपका बहुत बहुत स्वागत। गिल साहब फॉर्मर सीईओ हैं प्रसार भारती के, और करीब 2.5 साल तक इन्होंने प्रसार भारती के साथ इनका लगाव रहा है। साथ में है ऑडियंस का भी बहुत स्वागत। मिलकर बहुत सारे सवाल होंगे। गिल साहब, पहला सवाल मैं करूं, इससे पहले ऑडियंस से पूछते हैं कि वो इस मुद्दे पर क्या सोचती है। आपके हिसाब से इस दिन का क्या रेलेवेंस है? ब्रॉडकास्टिंग से आप क्या समझते हैं? हेलो सर, आई एम सुरभि। मुझे लगता है ब्रॉडकास्टिंग इज़ अ मीन्स ऑफ एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स। ब्रॉडकास्टिंग जैसे इंडिया में अगर देखा जाए तो हमारे पास बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी है, तो ब्रॉडकास्टिंग इंडिया में इट्स लाइक एवरीवन टू इन्फॉर्म एवरीवन, यू नीड समथिंग टू इन्फॉर्म एवरीवन। तो ब्रॉडकास्टिंग बेसिकली उस चीज़ को सेटिस्फाई करता है। टेक इट रेडियो, टेक इट टीवी, एवरीथिंग। आज 100 करोड़ की जो हमारी पॉपुलेशन है उसको सबको एक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपनी उस रोल को वो फुलफिल कर रहा है आपके हिसाब हाँ से? जी, मुझे लगता है बहुत अच्छी तरह फुलफिल कर रहा है। जी, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं इसकी बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, बिकॉज व्हेन द ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम इट स्टार्टेड ऑफ, इट वाज बेसिकली टू लेट पीपल नो, अवेयर, यू नो, मेक अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट्स, अवेयरनेस अबाउट द न्यूज़, अवेयरनेस अबाउट व्हाट इज गोइंग अराउंड. That was in a very positive manner. But now, you know, currently what has happened, it is overshadowing the impact, you know, which has happened all these years. गिल साहब, आप सीईओ रहे हैं प्रसार भारती के, और पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर का काम है पब्लिक के लिए काम करना। आपके हिसाब से आज की तारीख पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर क्या वाकई पब्लिक के साथ जुड़ा है, गंभीरता से जुड़ा है और अपनी रोल को फुलफिल कर पा रहा है? Broadcasting means information, education and entertainment. It is not just information. It's a means of mass communication. I mean, sitting in one room, you can talk to, address millions and millions of people. The mandate of Doordarshan, or now Prasar Bharati, is basically a social mandate. It is not a mandate for earning revenues or just attracting audience at any cost by pandering to the lowest common denominator. And in that direction, Doordarshan, Prasar Bharati has always striven. And in this sort of effort, you can never be fully successful. You can only strive. जी, आपने कहा यू कैन नेवर बी फुली सक्सेसफुल। लेकिन एक बात और है गिल साहब कि पिछले 10-12 सालों में जब से प्राइवेट मीडिया आया है, जिसके बारे में माना जाता है कि वो शरारती भी है और वो कई बार अपनी हदों को पार भी कर देता है, और दूसरी तरफ है पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर, जिससे माना जाता है कि वो ज़्यादा मैच्योरिटी से काम करें। इन दोनों को जब कंपेयर करें, आप कैसा महसूस करते हैं? कंपेरिजन आपके हिसाब से आपको भी लगता है कि एक तरफ कोई बहुत शरारती है और दूसरी तरफ संभल कर चलने की कोई कोशिश कर रहा है, ऐसा मानते हैं आप? I think this will be unfair to the private broadcasters to say कि वो शरारती हैं. You see, let's understand the basic fact of about private broadcasters. To remain viable, they have to earn revenues, they have to earn their keep, and then they have to make profits, because millions are spent in creating a private broadcasting setup. And some of the private broadcasters are doing a fairly good job, responsible job. But all the same, they tend to sometimes cross the limits, make the whole thing too sensational, too exciting for the sake of
viewing the views, attracting the viewers. On the other hand, Doordarshan, which is one thing to have ideas and another thing to fulfill them. In an effort to be socially relevant, you should become so relevant as far as the program and the structure of the program is concerned. It should be too relevant to the screen also. So sometimes Doordarshan reaches out in that area. To some extent, not many people watch Doordarshan program. Well, it's your own free will. You watch the program if it interests you. The fact that many people don't watch the Doordarshan program is that many people don't seriously watch the Doordarshan program. You have to increase the distraction. And so there are programs, seminars, where people feel involved, people feel interested. But this is only half the story. In the urban area, it's such that Doordarshan does not enjoy a position of dominance. But in India, only 50% of our TV households have access to television. The remaining 50% willingly rely on Doordarshan. That's a sort of captive audience for Doordarshan. So it's a greater responsibility for Doordarshan to entertain them also along with informing them. And for that, the quality of programs, the quality of the broadcast, etc., has to be upgraded. जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जो न्यूज़ चल रहा है टीआरपी बढ़ाने के जैसे अभी कहा गया कि दूरदर्शन टीवी की मृत्यु से पहले ही यह सूचना प्रेषित कर दी गई कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। इस तरीके के जितने भी न्यूज़ प्रसारित की जाती हैं ब्रेकिंग न्यूज़ क्या इस पर इन गलतियों पर के लिए कोई नियामक संस्था है या बननी चाहिए आपके हिसाब से इसके लिए कहा देखिए ये वो जो है डिफरेंट प्राइवेट टीवी चैनल तो सबसे पहले हम न्यूज़ दें, सबसे एक्साइटिंग न्यूज़ हम दें, सबसे ज़्यादा लोग हम अट्रैक्ट करें। इससे ऑब्वियस है कि आप सदे पास हो और ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी मुश्किल है कि एक रेगुलेटर आपको पॉइंट कर दे जो कि सेंसर की तरह हमेशा इनके सर पे बैठा रहे और कहे तुम ये करो ये मत करो। आफ्टर ऑल यू आर नॉट एड्रेसिंग ए क्लास ऑफ प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन। दिस इज ए डेमोक्रेसी, a free country. People have the right expression, right of opinion. But I only condemn this tendency. And this every channel all the time is news breaking. Now it's stupid. I mean, how can you break news all the time? For example, the trade towers, when they were attacked, that was news breaking. When there was a earthquake, news breaking. Tsunami was news breaking. But every day you have 10 news breaking. अभी आप एक बात करें मीडिया रेगुलेटरी मीडिया रेगुलेटरी बॉडी को लेकर एक अच्छी डिमांड है और उससे लेकर प्रॉब्लम प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जैसी आज एक्शन नहीं ले रही प्रेस बॉडी और जब भी ये बात हो रही है कि बॉडी होनी चाहिए जैसे एक्शन तो बहुत लोगों को ये भी सुना जाता है कि इससे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर चोट पहुंचे। आप क्या मानते हैं कि क्या रेगुलेशन की ज़रूरत वाकई में है? देखिए पहले तो आपने कहा कि there was demand for regulation. Which part of that demand? I mean, one should first of all conduct a survey. How many people, which part of that demanding? Number two, the word regulator itself has an unfriendly odor about it. It has shades of something that people don't like. On the other hand, the parents here, they need to be controlled. It's not exactly controlled, they need to be ticked off and told that look here, please don't cross the limits of decency and try to moderate your program, show more relevant things. All the
sensitivity sensitivity to local issues, and are perceived as impartial, independent, and strong-minded. Third year. For the string operation, there is a use for string operation. Is the string operation the that we are exporting the penalty in the society, or if they justify that, can't you give the clear entry to a media person? और ब्रॉडकास्टिंग डे की जब भी बात होती है तो दिमाग में इसी तरह से चला स्ट्रिंग ऑपरेशन आप इसे क्योंकि आप एक पूरे पूरे व्यवसाय कर रहे हैं आप इन सब चीज़ों को ब्रॉडकास्ट के लिहाज से खास करके किस नज़र से Media is very powerful. Every powerful tool can be misused and can be used for good purposes. If a string operation exposes corruption in society, immorality, or focuses attention on the ills of the society, they are permitted. But if they stoop down to attacking the privacy of the people, focus on sex-related episodes, which have a very, very limited application. That's not at all good, and मेरा क्वेश्चन ये है कि प्राइवेट चैनल जो न्यूज़ डालने वाले सरकारी राजनीतिक पार्टी में जो हमारा देश का आर्थिक चैनल है लोग उसकी प्राइवेट चैनलों को महत्व नहीं उनका independent body उनको सारा देश आप प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट के पास जाए उनसे उनकी ट्रेनिंग लेकिन अगर आपने देखना है तो उसको भी प्लीज करना है उसको भी प्लीज करना है तो टाइम जरूर पता चले और ये एक ऐसी एरिया है जिसमें से प्राइवेट चैनल का बहुत एडवांटेज है क्योंकि प्राइवेट चैनल के पास कोई भी हाउ टू डू द परफॉर्मेंस एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ आपने इंडिकेट किया कि आप तब भी ऐसा हो रहा है प्रोफेशनलिज्म दिख रहा था कि अब ज़्यादा बढ़ा ये सवाल का जवाब देना मेरे लिए बड़ा मुश्किल मेरे ज़माने में दूरदर्शन पहली दफ़ा एपिसोड जो है वो फीमेल रेगुलरली दिखाया मैंने शुरू करवाई और जहाँ तक प्रोफेशनलिज्म का सवाल है मैंने अपनी सोशल मीडिया में अच्छे सजेशन देने के शुरू किया ये जो है जिंदगी रजनी पुस्तक बुनियाद रामायण महाभारत अब ये प्रोफेशनली आज भी प्राइवेट चैनल जो
considered as broadcasting as film. So this ब्रॉडकास्टिंग बातचीत हो रही है पब्लिक बात बहुत सी है हेलो, मैं कल सुबह राजधानी एक्सप्रेस से कॉल करता हूँ। दादा इंडिकॉम क्यों? ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बात हो रही है पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे पर एक सवाल और है Sir, with the changing scenario in the media right now, how can PBS broadcasting system help us in development of the rural India? ये आपने बड़ा बढ़िया सवाल पूछा। इसीलिए देखिए आप जितनी प्राइवेट चैनल अगर आप सिर्फ उनको देखें और इस शहर से बाहर कभी नहीं गए तो बड़े शहरों से बाहर कभी नहीं गए तो आपको ख्याल ही नहीं होगा कि हिंदुस्तान में करोड़ों लोग जो हैं वो विलेजेस में रहते हैं, गरीब हैं, उनका बुरा हाल है, शिक्षक नहीं है, स्कूलों में टीचर्स नहीं जाते, लोग जो हैं वो इतने भूखे हैं कि खुदकुशी करते हैं। आपको बिल्कुल आइडिया ही नहीं होगा। आप समझेंगे कि ये सारा बड़ा दृश्य है, बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ शॉपिंग मॉल है, सिनेमा घर हैं, लोग बड़े अच्छे वेल ड्रेस हैं और जो सीरियल्स भी आते हैं, नाम नहीं लेना चाहता, आप सब जानते हैं, वो भी इसी किस्म का माहौल दिखाते हैं जो अपर मिडिल क्लास का है, विच इज़ अ वेरी थिन सेक्शन ऑफ सोसाइटी। और उसके लिए दूरदर्शन को की तारीफ करनी चाहिए कि दूरदर्शन बहुत हद तक पब्लिक सर्विस के नाते विलेजेस का, रूरल इंडिया का नक्शा दिखाता है। और जहाँ तक लोगों की परसेप्शन का सवाल है, मैं आपको बतलाऊं, मैं सेक्रेटरी था इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का, तो एक पार्टी पे किसी यंग लेडी ने मुझसे पूछा कि भैया कृषि दर्शन का प्रोग्राम दिखाते हैं, इसको कौन देखता है? मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा, तो बेकार आप टाइम ज़ाया करते हो हम। अब कृषि दर्शन का प्रोग्राम जिसमें के करोड़ों किसान इंटरेस्टेड हैं, इट वॉज वेरी सक्सेसफुल प्रोग्राम, लोगों को बड़ा फ़ायदा होता था उससे। लेकिन ये एक ऐसी हवाई दुनिया है जिसका कि रियलिटी के साथ कोई ख़ास कनेक्शन नहीं है, और ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग जो है उसका बड़ा भारी रोल है। लेकिन दूसरी चीज़ आप देखिए, दुनिया में जहाँ जहाँ भी पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग था तकरीबन ख़त्म हो रहा है। क्यों ख़त्म हो रहा है? इतनी कमर्शलाइजेशन है, इतना पैसे का ज़ोर है, प्राइवेट चैनल्स जो हैं वो लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर को केटर करती हैं और जिस किस्म के प्रोग्राम दिखाते हैं कि आप वो देखना चाहते हो, गरीबों की हालत देखना चाहते, यानी सिनेमा भी देख लीजिए, कोई गरीबों के बारे में बनता है, पिक्चर्स वगैरह बनती हैं, कुछ नहीं, सब मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास। आई थिंक दैट्स वेरी हार्मफुल फॉर अस। लेकिन अभी आपने जैसे कहा पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग की जो बात हो रही थी, बीबीसी, अभी भी वहाँ पर लाइसेंस फीस है। हिंदुस्तान में ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि आज भी हम लाइसेंस फीस नहीं ला पाए? क्योंकि अगर वो हो तो माना ये भी जाता है कि उससे शायद प्रसार भारती की सेहत सुधर सकती है। देखिए, पैसा सिर्फ एक हिस्सा है। अगर आज यहाँ लाइसेंस फी नहीं है तो बीबीसी को गवर्नमेंट से उस किस्म की
मदद नहीं मिलती जैसे कि दूरदर्शन को मिलती है। लेकिन डिपेंडेंस भी तो बढ़ती है उससे। हाँ नहीं, देखिए उसके लिए जो प्रसार भारती बना है, उस एक्ट जो है 100% उसमें जो क्लियर किया गया है कि इसका गवर्नमेंट के साथ कोई नाता नहीं हो और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। और मैं वहाँ रहा हूँ, मुझे मालूम है कि ये चीज़ें कैसे होती हैं। लेकिन अगर आप वहाँ रहते हुए भी गवर्नमेंट की जो है वो झोली चुगते हो और गवर्नमेंट का गाजा बाजा बजाते हो, तो ये तो फिर कॉन्शियंस का सवाल है कि आप अपना जो दायित्व है उसको पूरा नहीं कर रहे। और गवर्नमेंट को भी ये समझना चाहिए कि जैसे अस्पतालों को, स्कूलों को, वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकते। मुझे मालूम है जब मैं मिनिस्ट्री में था, बार बार कहा जाता था, प्लानिंग कमीशन कहता था कि भाई आप अपना पैसा कमाओ, सेल्फ सफिशिएंट हो। अगर आप सेल्फ सफिशिएंट आते हो तो फिर उसका सोशल मैंडेट कोई नहीं होगा, एकदम पैसे दो उनको। तो गवर्नमेंट इतने पैसे खर्च करती है, अगर 1500-1000 करोड़ रुपए और इनको दे दे और कहे कि देखो, लेकिन उसको खर्च करना इसके प्रसार भारती के अंदर, और प्रसार भारती में बिल्कुल गलत है ये कहना गवर्नमेंट का कोई असर नहीं है। ऊपर प्रेसिडेंट से लेकर नीचे तक प्रसार भारती को कोई कुछ नहीं कह सकता कि ऐसे करो। अगर फिर भी प्रसार भारती करती है तो ये फिर अपना अपना ज़मीर का सवाल है। जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आजकल जो मीडिया भूकंप या सुनामी, आपदा, बलात्कार, रेल दुर्घटना या बम धमाका, इस तरह की जो भी दुर्घटनाएं होती हैं उनको बढ़ा चढ़ाकर दिखाती है, इसका आम आदमी पर, आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें थोड़ा सा कसूर मीडिया का है, यानी द नेचर ऑफ द मीडिया। टेलीविजन, मैं टेलीविजन की बात कर रहा हूँ, रेडियो की नहीं। टेलीविजन इज a visual medium, so visually appealing things have more attraction for a television broadcaster. आप देखेंगे एक पहाड़ फूट रहा है, सुनामी है, बड़ी आग लगी हुई है, भूकंप आ रहा है, जंग हो रही है, वो बड़ी अच्छी तस्वीरें देता है और इसलिए भी उसका अट्रैक्शन होता है। लेकिन वो अट्रैक्शन इतना नहीं चाहिए कि उसके मुकाबले में दूसरी जो रेलेवेंट चीज़ें हैं, सोशली रेलेवेंट, उनको आप भूल जाएं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं प्राइवेट चैनल्स भी देखता हूँ कि कई प्राइवेट चैनल्स अपना सोशल दायित्व जो है उसको भी अच्छा निभाती हैं। बड़े अच्छे वो उन्होंने दिए हैं प्रोग्राम्स जिनमें कि करप्शन जो है एक्सपोज की गई है, या दलितों से जो ज़्यादती होती वो एक्सपोज की गई है, या और जिस किस्म के न्याय वो भी देती हैं, ऐसी बात नहीं है। आपने अभी करप्शन की बात की। ये पूरा वीक विजिलेंस अवेयरनेस वीक के तौर पर मनाया जा रहा है और जो स्टैट्स हैं वो ये कहते हैं 159 कंट्रीज़ में इंडिया का नंबर पहले 90 था करप्शन में, और इस साल फॉर्चुनेटली 2 नंबर कम हुए, 88 में आ गया है। इसमें क्या आपको क्या लगता है कि इसमें भी मीडिया का कुछ रोल रहा है करप्शन को नैप करने में? ये जो 2 नंबर कम हुए, मेरा ख्याल में वो गिनती का कोई हेर फेर था। अगर मुझसे पूछो 10 नंबर ज़्यादा हो जाने चाहिए। देखिए, मीडिया अवेयरनेस पैदा करता है, लेकिन जो करप्शन है उसमें यह नहीं कि आपको मालूम नहीं कि करप्शन बुरी है। जी, अगर मैं किसी को 100 रुपये देता हूँ, मैं इसलिए नहीं देता कि मैं खुश हूँ, मुझे मालूम है कि नहीं तो मेरा काम नहीं होगा। लेकिन वाटर गेट हो या फिर तहलका हो, ऐसे कई सारे इश्यूज जब बार बार प्रोजेक्ट किए मीडिया ने, क्या उनका कहीं किसी में कोई डर नहीं आया? आपको ऐसा लगता है कि कोई घबराहट का माहौल? उसमें अवेयरनेस तो बढ़ती है जी। और आजकल जो ट्रेंड मैंने देखा है कि बहुत से एमपीज और मिनिस्टर्स वगैरह को अरेस्ट किया गया है, उनके खिलाफ केसेस दायर किए गए हैं, प्रोसिक्यूशन हुई है। वो आज तक मैंने नहीं देखा किसी मिनिस्टर को जेल जाते हुए, लेकिन ये ट्रेंड बढ़ रहा है। ये अवेयरनेस की एक हेल्दी निशानी है। और लेकिन ये करप्शन का मसला बड़ा टेढ़ा मसला है। महज अवेयरनेस से कहाँ तक इसका इलाज हो सकता है? यानी करप्शन लेने वाले को भी मालूम है मैं गलत काम कर रहा हूँ, देने वाले को भी मालूम है मैं गलत काम कर रहा हूँ, और तब भी करप्शन हो रही है क्योंकि इट सर्व्स certain appetites and it serves certain functions। मुझे मालूम है कि अगर मैंने ये इसको पैसा ना दिया तो मुझे पकड़ के ये थाने ले जाकर मेरी पिटाई करेगा ज़बरदस्ती।
मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कोई भी घटना या वारदात होती है तब सबसे पहले प्राइवेट चैनल ही ये ब्रॉडकास्ट करते हैं, डीडी न्यूज क्यों नहीं करती है? नहीं, ये तो मैं नहीं मानता, पता नहीं आपने कुछ सर्वे इसका किया है तो मुझे मालूम नहीं है। ये परसेप्शन है, लगता है परसेप्शन है। परसेप्शन इसलिए है कि आप प्राइवेट चैनल देखते ज़्यादा हो दिल्ली में। दूसरा, दूरदर्शन जो है इसको अपना एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल मीडिया होना पड़ता है, तो जब तक एक किसी खबर की पुष्टि ना हो जाए, वो पूरी तरह कंफर्म ना कर लें, वो नहीं देते। वेयर एज प्राइवेट चैनल जब वो कूद पड़ती है कि ठीक है ज़रा पता चला है इसको दे दो, बिकॉज यू आर अहेड ऑफ अदर्स। और मुझे ये कभी समझ नहीं आया कि अगर कहीं डकैती हुई है या कोई मर गया है, उसको आपने अब दिया या 10 मिनट बाद दिया, को आसमान गिर जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये हो जो सबसे पहले हम हो, इट्स अ सॉर्ट ऑफ मीनिंगलेस, सेंसलेस सॉर्ट ऑफ रेस। गिल साहब, एक बात और आखिर में जो जानना चाहेंगे, मैक्लूहन कहते हैं मीडियम इज़ द मैसेज। अब बहुत सारे मीडियम्स हैं, कम्युनिटी रेडियो है, टेलीविज़न है, अलग अलग ब्लॉग सिस्टम स्टार्ट हो गया, इंटरनेट है। इतने सारे मीडियम्स के बीच पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर का रोल आप कैसा पाते हैं और आपके हिसाब से आइडियल सिचुएशन क्या होगी? देखिए, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग जो है इसकी डायमेंशंस बढ़नी चाहिए। फॉर इंस्टेंस, अब गवर्नमेंट ने ये शुरू किया है कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी छोटे छोटे रेडियो स्टेशंस दें। ये बड़ी अच्छी मूव है। कई जगह सिर्फ लेडीज़, और वो भी जो कि पिछड़ी हुई औरतें हैं, उनको दिया गया है, या आंध्र प्रदेश में हो रहा है, और वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि आप लोकल स्टेशन आपका है, आपकी लोकल भाषा है, आपके लोकल इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो आप अगर वो आपको जानते हैं, आप उनसे बातचीत करते हैं, तो उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो ये पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग की डेफिनेशन बढ़नी चाहिए इसमें, और बहुत से सेक्टर जो हैं, NGOs के, सोशल वर्कर्स के, सोशल एक्टिविस्ट वगैरह के, उनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि इसका दायरा बढ़े और डायरेक्ट फेस टू फेस आपस में उनके साथ इंटरेक्शन हो सके। जी, दायरा बदलने से, दायरा बढ़ाने से पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर के चेहरे पे चमक आ सकती है। आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑडियंस का धन्यवाद। आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें लिखना ना भूलें। हमारा पता है जेननेट, केयर ऑफ DD न्यूज़, रूम नंबर 76, CPC, खेलगांव, नई दिल्ली 110049, और ईमेल भी कर सकते हैं jennet@dd.nic.in। आपके सजेशंस का हमेशा की तरह बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं, नमस्कार। सार्क देशों से आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त न करने की अपील। क्षेत्र में तेजी से आर्थिक विकास करने के लिए रखे नए प्रस्ताव। सार्क देशों का 13वां शिखर सम्मेलन आज से ढाका में शुरू। आतंकवाद पर रोक के मसौदे को मिली मंजूरी।
जम्मू कश्मीर के भूकंप प्रभावित इलाके में नियंत्रण रेखा पर तीसरा संयुक्त राहत केंद्र खुला। और बड़ौदा एक दिवसीय में भारतीय गेंदबाजी का दबदबा, श्रीलंका ने जीत के लिए रखा 245 रन का लक्ष्य। नमस्कार, दोपहर समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलम शर्मा और अब समाचार विस्तार से। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आज से 13वां सार्क शिखर सम्मेलन शुरू हो गया। सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह सहित 7 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन स्थल पर पहुंचे। इन सभी का स्वागत करने प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया मौजूद थीं। प्रधानमंत्री ने आज सार्क देशों से अपील की कि वो आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त न करें और अपने यहाँ के आतंकवादियों को किसी अन्य सदस्य देश के हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल न करने दें। ढाका में आज 13वीं शिखर बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्षेत्र के तेजी से आर्थिक विकास पर दूरगामी प्रभाव डालने वाले प्रस्ताव रखे। सार्क सदस्य देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने एक क्षेत्रीय अनाज बैंक, दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय, सबके हित के लिए दक्षिण एशियाई विकास बैंक, सार्क उच्च आर्थिक परिषद और सार्क वस्त्र और हस्तशिल्प संग्रहालय स्थापित किए जाने का प्रस्ताव रखा। Disaster management is an issue whose urgency compels us to address it with the seriousness of purpose that it deserves. The possibilities for meaningful cooperation range from early warning systems to provision of relief and reconstruction. It is incumbent on us to do more in this area, drawing on existing experience in South Asia. For instance, I understand Bangladesh has developed innovative approaches for reducing the impact of disasters through community involvement in planning and risk management. The use of microcredit both for pre-disaster risk reduction and for post-disaster reconstruction and rehabilitation are being cited as global best practices that are worthy of replication in other countries of South Asia. In pursuit of this vision, I suggest let us agree at this summit that all South Asian countries would provide to each other reciprocally transit facilities to third countries, not only connecting one another, but also connecting to the larger Asian neighborhood in the Gulf, Central Asia, and in the Southeast Asia. India, which borders each of the members of the South Asia, is willing to do so. India is prepared to offer to all SAARC neighbors on a reciprocal basis and without prejudice to existing rights the facility of daily air services by designated airlines to our metropolitan cities, Delhi, Mumbai, Chennai, Bangalore, Hyderabad, and Kolkata, and as many services as they may wish to 18 other destinations all across India. No member country should allow its territory to be used against the interest of another member country. There should be zero tolerance for cross-border terrorism and for the harboring of hostile insurgent groups and criminal elements.
It is only in an environment of mutual confidence and a collective commitment against the scourge of terrorism that we can register the progress we all desire in more intense interaction. इससे पहले पाकिस्तान ने 7 सदस्यों वाले सार्क ग्रुप के साथ आने के लिए अफगानिस्तान और चीन का समर्थन किया। शीर्ष बैठक का उद्घाटन करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शौकत अजीज ने कहा कि अफगानिस्तान ने सार्क की सदस्यता और चीन ने पर्यवेक्षक की हैसियत से संवाद में हिस्सेदार बनने के लिए आवेदन किया है। अजीज के बाद बैठक को संबोधित करते हुए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री खालिदा जिया ने सार्क शीर्ष बैठक को अवसरों की खिड़की बताया और कहा कि इससे हो रहे लाभ को मजबूत बनाकर इस क्षेत्र के भावी विकास की रूपरेखा तैयार की जा सकती है। As chairperson of SAARC, received the application from Afghanistan for membership to SAARC. We also received a request from China expressing interest to be associated with our association, either as a dialogue partner or as an observer. These requests were circulated by us to all member states through the SAARC Secretariat. The Standing Committee and the Council of Ministers have deliberated upon these requests and have referred them to the summit for a final decision. Pakistan looks forward to welcome our neighbor and brotherly country Afghanistan to our SAARC family. Pakistan also welcomes the interest shown by our friend and neighbor China to be associated with SAARC. बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शुरू हुए 13वें सार्क शिखर सम्मेलन के बारे में फोन पर ढाका से हमें और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार पांडे। प्रकाश, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने कई नए प्रस्ताव रखे जिससे सार्क देशों की आर्थिक तरक्की हो सकती है, प्रधानमंत्री की इस पहल को कैसे देखा जा रहा है वहां के हलकों में? नीलम बिल्कुल ठीक कह रही है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के भाषण में जो है आर्थिक विकास की बात की गई है, तो उसको जो सारे ही देशों ने लगभग इस बात को माना कि 2 दशक पहले इसी ढाका से शुरुआत हुई थी सार्क सम्मेलनों की, और कहीं ना कहीं सबने इस बात को एक तरह से सहमति दिखाई कि सार्क का जो उद्देश्य था वो पूरी तरह से पूरा नहीं हो पाया। इसलिए बहुत इस बात की खासी जरूरत है कि आर्थिक क्षेत्र में भी जो है सार्क रीजन के देश आगे बढ़े, और इसके लिए जरूरी है कि उन्हें हम आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हों और एक दूसरे के साथ व्यापार बढ़ाया जाए। तो इस चीज को बहुत ही सकारात्मक रूप से लिया जा रहा है। नीलम जी प्रकाश, जिस प्रकार से आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त न करने की बात प्रधानमंत्री ने कही है और कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदा के बारे में भी वहां पर जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने अपनी अपनी चिंताएं जाहिर की हैं और एक सहयोग बढ़ाने की बात की है, इस दिशा में क्या पहल कर सकता है सार्क? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस तरह जो है सुनामी झेलना पड़ा भारत को, मालदीव को और श्रीलंका को, उसके बाद अभी जो भूकंप आया उसके वजह से, तो इसके लिए जो है डिजास्टर मैनेजमेंट की बात की गई और भारत में इसकी शुरुआत की गई। इसको काफी लोगों ने इस चीज को पॉजिटिव वे में लिया है और कहा कि बहुत ही अच्छी शुरुआत होगी कि ये सारे देश अगर कुछ इस तरह के आता है तो एक इस तरह का मैनेजमेंट बनाया जाए ताकि एक समूह जो है इससे निपटने में कारगर साबित हो। और जहां तक आतंकवाद की बात है तो प्रधानमंत्री ने बिल्कुल दृढ़ शब्दों में कहा कि इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत जरूरी है कि कोई भी देश जो है आतंकवाद कि उस देश का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए